जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के वन रक्षक का हो या फिर ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के एग्जाम की बात कर लें, तो इन सभी के लिए हम प्रॉपर क्लासेस लेकर के आ चुके हैं। आपको पता है कि हमने कहा था कि संपूर्ण हिंदी हम कराने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको यूपी पुलिस, ठीक है, और यूपी पुलिस जो रेडियो ऑपरेटर के जो पद हैं दोस्तों, सबके लिए हम बेहतरीन ढंग से हिंदी क्लास लेकर आए हैं। अब देखिए, आज हमारी ये 5वीं क्लास है, ठीक है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, या फिर आप डायरेक्ट जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक, वहां आपको मिल जाएगा। देखिए, इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। देखिए, ये हमने बना रखा है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एंड वन रक्षक संपूर्ण दी। अगर आप वीडियो का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर वन रक्षक का पेपर देना है आपको, तो ये वाली प्लेलिस्ट आप अच्छे से पढ़िएगा। इसमें हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक चीजें सजाई हुई हैं, ठीक, आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और वन रक्षक के लिए। दूसरी चीज दोस्तों, आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देखिए जाए। पुलिस की, चाहे आप रेडियो ऑपरेटर कर रहे हो या पुलिस कर रहे हो, यूपीएसआई या फिर एएसआई, दोस्तों सभी के लिए देखिए हम थोड़ा सा लेवल को अच्छे लेवल का लेकर के चल रहे हैं। और इसमें मेन चीज़ ये है कि हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हैं। देखिए, हम आज देखेंगे राजभाषा के बारे में। उसके पहले हम बता दें कि देखिए, हमारे पढ़ाने की खास बात क्या होती है, हम इसमें आपके लेटेस्ट पेपर जो आपका यूपीएसआई, यूपीएएसआई या फिर दोस्तों जो प्रीवियस ईयर वीडियो का पेपर हुआ था या फिर वन रक्षक का पेपर हुआ था, उनके भी क्वेश्चन हम इसमें शामिल करते हुए चलते हैं। इसलिए हम थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न पर विश्वास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो होगी दोस्तों राजभाषा पे, ठीक है। अब देखिए, एक चीज फिर से कहेंगे दोस्तों, अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक अच्छा सा कमेंट करके अवश्य जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, राजभाषा, देखिए यहां से मैं आपको बता दूं कि आपके यूपीएसआई में बहुत सारे क्वेश्चन केवल इसी पार्ट से बने हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, राजभाषा के बारे में बात करेंगे। वैसे राजभाषा का अर्थ क्या होता है? देखिए, राज प्लस भाषा, मतलब जो राज्य की भाषा हो, मगर समझिए, ठीक है, सबर करिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, राजभाषा का होता है, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजकाज की भाषा, यानी जिसमें आपके राज्य में काम किया जाए, आपके राज्य के ऑफिस में काम किया जाए, उसे ही राजकाज की भाषा कहते हैं। आपको बता दें, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में, राजकीय कार्य आप जानते हैं दोस्तों, राज्य के कार्य जो होते हैं उसको राजकीय कार्य बोलते हैं। जो भाषा आपके देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि राजाओं और नवाबों के समय में दरबारी भाषा होती थी, जैसे दोस्तों, है ना, जैसे यहां जैसे कर लेंगे, जैसे राजाओं और नवाबों के समय में दरबारी भाषा होती थी, उसी प्रकार से आज के युग में क्या है? राजभाषा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि हिंदी क्या है। तो हमने कई बार बताया है कि हिंदी भैया क्या है? राजभाषा है। और किस लिए है? क्योंकि आपको पता है कि आपके संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और अपना देश किस तरह चलेगा? तो संविधान से चलेगा। तो यहां से क्वेश्चन कई सारे पूछेंगे, इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कहां से बना है कि पूछेगा राजभाषा किस अनुच्छेद में। देखिए, ये जीके में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा, ठीक है। पूछेगा राजभाषा किस दोस्तों भाग में? भाग 17। और किस आर्टिकल में है दोस्तों? 343 से लेकर 351 तक। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। फिर दोस्तों हम एक एक आर्टिकल देखेंगे, किस आर्टिकल में क्या कहा गया और कहां से क्वेश्चन आपके बने हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि राजभाषा किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 17 में। राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। ये चीजें आपको बिल्कुल से समझना है और यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 343 सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला है दोस्तों। इसके थोड़ा सा मतलब देखिए, यूपीएसआई में थोड़ा सा अंदर से भी क्वेश्चन पूछते हैं। वो कैसे पूछते हैं बताने वाले आपको। देखिए, अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया? संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। समझिएगा, अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और अंकों का रूप कैसा होगा? अंतरराष्ट्रीय होगा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय पूछ रहे होंगे, ये अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय कैसा होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या होता है? जैसे 1 2 3। देखिए, जैसे हम लोगों का अंक क्या होता था दोस्तों? हिंदी में कैसे लिखते थे? देवनागरी में 1 2 फिर 3 ऐसे लिखते थे, 4 दोस्तों ऐसे लिखते थे, है ना, 5 ऐसे लिखते थे, 6 ऐसे लिखते थे, ठीक, सॉरी 6, हाँ 6 ऐसे लिखते थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है, सॉरी 6 इस तरह लिखते हैं, 6 इस तरह से, 7 ऐसे लिखते थे, 8 ऐसे लिखते थे, 9 ऐसे लिखते थे, 10 ऐसे लिखते थे।
दोस्तों ये वाला आपका ये वाले अंक नहीं माने गए हैं, आपके माने कौन से गए, अंतरराष्ट्रीय वाले। इसमें दोस्तों एक ऐसे दो ऐसे लिखा था 1 2 3 4, ये आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये वाले नहीं ना मान के दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पैमाने वाले अंक माने गए हैं। तो यही कहने का मतलब है कि देखिए भाषा, राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और संख्या क्या अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे। समझ गए होंगे अंतरराष्ट्रीय पैमाना क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यही से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्टिकल अनुच्छेद में बताया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी दोस्तों, किसमें 343 में, ठीक है। और उस राजभाषा की लिपि क्या होगी, देवनागरी। यहां से दोस्तों आपको बता दें यूपीएससी वीडियो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए आपके यूपीएससी में भी पूछे गए, क्या पूछे गए हैं कि संविधान के लागू होने के 15 साल तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। दोस्तों ये भी पूछा गया कि संविधान में क्या कहा गया है, देखिए राजभाषा हिंदी है, मगर साथ साथ ये भी कहा गया है कि दोस्तों कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक हिंदी के साथ में अंग्रेजी भी रहेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कितने साल तक कहा गया था, 15 साल तक। हालांकि अभी भी दोस्तों लागू है, ठीक, इसे हटाया नहीं गया। तो शुरुआत में कितने साल के लिए था दोस्तों मैं बता दूं कि देखिए 50 में लागू हुआ, फिर दोस्तों 65 तक ये कहा गया था कि 65 तक अंग्रेजी हिंदी के साथ में अंग्रेजी भी रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका बना है कि 15 वर्ष के उपरांत भी संघ प्रायोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। मतलब 15 वर्ष के बाद भी संघ अपने कार्य के लिए दोस्तों अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकता है। ये भी आपके अनुच्छेद 343 में ही कहा गया है, ठीक। तो याद रखेंगे सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब देखिए ये होगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पश्चात वह पुनः 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा। मतलब पहले 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष बाद, ठीक इस तरीके से दोस्तों क्या करेगा, राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा जो हिंदी भाषा प्रगामी प्रयोग के संबंध में और अंग्रेजी प्रयोग को सीमित करने व अन्य मामलों की सिफारिश करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या कहा गया है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाएगा और अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित किया जाएगा। मतलब अंग्रेजी को कम किया जाएगा और लगभग अंग्रेजी को खत्म करने की बात की गई है इस आयोग में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बन जाता है, आपसे पूछेगा, समझिएगा कि 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो दोस्तों क्या बताएंगे 1955 में, याद रखेंगे। चलिए पहले हम अपने पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछाएगा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो आप क्या बताएंगे 1955 में। किसके द्वारा किया था दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया और जिसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर जी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर। देखिए तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1955 में, किसने किया, राष्ट्रपति ने, ठीक है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो बीजी खेर थे, ठीक है। अब देखिए इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी थी तथा 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा भी की थी। अब देखिए एक संसदीय समिति भी थी जिसने दोस्तों जो ये प्रथम राजभाषा आयोग था ना, इसके द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था उसकी समीक्षा किसने की थी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी हुई एक संसदीय समिति थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपसे लिए अगर इंपॉर्टेंट कुछ है तो आप ये 2-3 लाइनें याद रख लेंगे, बस इतना, ठीक है। कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1955 में, किसने किया, राष्ट्रपति ने। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे उसका आंसर देने की कोशिश किया करिएगा, ठीक है। तो उस समय देखिए 1955 में आपके राष्ट्रपति जी कौन थे, आप बताइएगा, ठीक है। तो किसने दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था, कौन से राष्ट्रपति थे, आप बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप संसद ने दोस्तों राजभाषा अधिनियम 1963 को अधिनियमित किया, ठीक है। तो याद रखेंगे राजभाषा अधिनियम कब आया, तो 1963 में। अब देखिए हमने अनुच्छेद 343 देख लिया। 344 का कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, मतलब राजभाषा के संबंध में आयोग कोई बनाया जा सकता और समितियां भी बनाई जा सकती संसद द्वारा, ठीक है। चलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए 345 पूछा गया है, ये आपके यूपीएससी 2021 में ही आया है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, राज्य की राजभाषा या राजभाषा दोस्तों किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों 345 में। मतलब कहा गया किसी भी राज्य की एक राजभाषा या फिर एक से अधिक राजभाषाएं हो सकती है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश की है हिंदी और उर्दू,
ठीक है। अब बताइए एक क्वेश्चन आपको देगा कि उर्दू को दोस्तों द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया, किस सन में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू को बनाया गया। चलिए 346 में क्या है कि एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि, है ना, जो पत्रादि होता है तो पत्रोत्तर की राजभाषा क्या होगी। मतलब मान ले दोस्तों, एक मान लिया आपको उत्तर प्रदेश है, ये तो हिंदी बोलता है, और दोस्तों दूसरा प्रदेश मान लिया पंजाब, वो पंजाबी बोलता है दोस्तों, तो इनके बीच जो पत्राचार व्यवहार होगा वो किस भाषा में होगा, तो उसके बारे में 346 में बताया गया। चलिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बता देंगे। 347 के बारे में क्या है दोस्तों, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। दोस्तों मतलब किसी राज्य की कोई जनसंख्या दोस्तों उसके द्वारा कोई विशेष भाषा बोले थे उसके बारे में बताया गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। 348 का है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और विधिनियमों विधेयक आदि के प्रयोग में की जाने वाली भाषा। देखिए मतलब उच्च न्यायालय में कौन सी भाषा होगी, है ना, उच्चतम न्यायालय में कौन सी भाषा होगी, और जो अधिनियम होंगे विधेयक होंगे दोस्तों उसमें कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, ये 348 में कहा गया है। 349 में क्या कहता है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। दोस्तों ये भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 350 क्या है, व्यथा निवारण के लिए किसी भी भाषा में आवेदन स्वीकार करना। मतलब देखिए तो कोई व्यथा का निवारण करना दोस्तों, आप मान ले हिंदी नहीं आते तो आप किसी भी भाषा में आवेदन कर सकते दोस्तों। ठीक है, इसलिए चाहे बंगाली में चाहे बिहारी, मतलब कुछ किसी भी भाषा में आप कर सकते हैं दोस्तों। 351 बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किसमें गए हैं, 351 में। ये भी आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए किस प्रकार से हिंदी भाषा को फैलाया जाए, इसका विकास किया जाए, ऐसे निर्देश आपको 351 आर्टिकल में दिए गए, आर्टिकल 351 में। दोस्तों ये आपका राजभाषा समाप्त हो चुका है। मगर कुछ चीजें और बता दें कि देखिए आप अगर संविधान पढ़ते दोस्तों आपको 8वीं अनुसूची मिलेगी जिसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 22। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछाएगा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया, 22। पूछेगा मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तब 14 थी। देखिए 14 थी और दोस्तों फिर 8 जोड़ी गई, समझिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि 14 पहले थी, अब वर्तमान में 22 है। कौन कौन सी थी दोस्तों पहले, तो दोस्तों याद रखेंगे असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल और उर्दू। दोस्तों ये आपकी 14 भाषाएं पहले थी। अब देखिए जो भाषाएं बाद में जोड़ी गई, यहां से क्वेश्चन आपके यूपीएससी में देखिए ये वाला पूछा गया है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन सी भाषा 8वीं सूची में जोड़ी गई, तो सिंधी जोड़ी गई। देखिए 21वीं कौन सी, सिंधी में। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन सिंधी। ठीक है, अब 71वें में दोस्तों कौन सी जोड़ी गई, तो नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। दोस्तों नमक भाषा कौन से में जोड़ी गई है, तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपका 92वां संविधान संशोधन 2002, इसमें जोड़ी गई बोडो डोगरी मैथिली संथाली। बोडो डोगरी मैथिली संथाली देखिए याद कैसे रखेंगे, तो आपको बता दें कि 21 याद रख लेंगे, फिर 71 याद रख लेंगे, दोनों जोड़ेंगे 92, तो 21 71 92, 21 और 71 जोड़ेंगे 92। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कहां बनते हैं मैं आपको बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी बोली, कौन सी भाषा आपके 8वीं अनुसूची में नहीं दोस्तों, और ऑप्शंस आपका ये इनमें से देगा, और ये वाले अगर ऑप्शंस कहीं भी मिलते हैं दोस्तों यही दिए हैं। आप कम से कम दोस्तों इन्हीं में से 20 क्वेश्चन पूरे यूपीएससी में पूछे गए हैं। आप देखिएगा 52 सेट में से 20 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों आपके 8वीं सूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, उनमें से 3 देगा जो शामिल होंगी। ठीक है, और दोस्तों चौथी ये देगा, या तो राजस्थानी या भोजपुरी या अंग्रेजी या मिजो या तुलु। ठीक है, ये बहुत सारे पूछे गए हैं। देखिए राजस्थानी आपके 8वीं सूची में शामिल नहीं है, ना कि भोजपुरी भी है, और ना ही दोस्तों अंग्रेजी। अंग्रेजी दोस्तों पता लोग समझते हैं अंग्रेजी होगी, मगर अंग्रेजी शामिल नहीं है, मिजो भी नहीं शामिल दोस्तों, और तुलु भाषा भी नहीं शामिल। और ये कम से कम 20 बार दोस्तों आपके यूपीएससी में पूछे गए हैं, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आप ये 22 नहीं याद कर पा रहे, कम से कम इनको याद कर लीजिए। यही पूछता है कि कौन सा नहीं है, तो आप इनको तो बता देंगे। ठीक है, अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी, मिजो और तुलु। ठीक है, चलिए अब शास्त्रीय भाषा देख लीजिए दोस्तों, यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 2004 में भारत सरकार ने एक नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाओं को बनाने का फैसला लिया, और 2006 में
इसने शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने के मापदंड कुछ तैयार किए। भैया ये मापदंड होने चाहिए, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, कौन सी शास्त्रीय भाषा है वो याद रख लेना है। पहले देखिए, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तमिल 2004 में घोषित की गई। फिर 2005 में दोस्तों संस्कृत को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, 2008 में तेलुगु को, और दोस्तों 2008 में ही कन्नड़ को, और 2013 में दोस्तों मलयालम को, और दोस्तों 2014 में उड़िया को। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए संस्कृत और दोस्तों उड़िया को छोड़ दिया, सभी दोस्तों साउथ भाषा है, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। देखिए चारों आप याद कर लीजिएगा, कहाँ की? साउथ की। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उसके बाद उड़िया और संस्कृत, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं दोस्तों? शास्त्रीय भाषाएं हैं। क्या हैं? शास्त्रीय भाषा। जैसे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। उसी प्रकार से दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं ये पूरे देश की हैं। कितनी है टोटल? 6 हैं। सबसे नवीनतम पूछेगा तो उड़िया 2014 में, ठीक है। चलिए ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके यूपीएससी में पूछेगा, उनको भी हमने शामिल कर लिया। कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि राजभाषा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय। क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2021 में पूछा गया, ठीक है। अगला है राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो गृह मंत्री करते हैं, ठीक। देखिए एक चीज और, इसका मतलब क्या? ये भी आपको यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी देखिए किसी भाषा को 22वें सूची में शामिल करना है या नहीं, इसकी दोस्तों मेन जो होती है दोस्तों सहमति कौन देता है? तो गृह मंत्री देता, वही इसमें पूछा गया, ठीक है। अगला है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह भी आपके यूपीएससी क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा गया था कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आपको शिक्षा मंत्रालय बताना था, ठीक है। अगला है केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत रहता है। तो पूछेगा किस, देखिए पूछेगा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किसके तहत दोस्तों कार्यरत रहता है? किसके तहत दोस्तों? राजभाषा विभाग के तहत। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप देख लीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी प्रयोग जारी रहेगा? दोस्तों अनुच्छेद 343 में हमने बताया है, यूपीएससी में पूछा गया। अगला क्वेश्चन कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य दोस्तों कौन सा? आंध्र प्रदेश है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश दोस्तों सबसे पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य है। चलिए केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी का है। अगला है भाषा पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों कौन करता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक है, यूपीएससी का है। अगला है वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो भारतीय भाषा परिषद करता है, आपके यूपीएससी क्वेश्चन है। अगला है गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन करता है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा करता है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस है, आप जानते होंगे, ठीक है। समकालीन साहित्य, ठीक है, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो साहित्य अकादमी है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला है गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, 2021। अगला है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन स्थित है दोस्तों कहाँ है? मैसूर में। ये भी आपके यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है दोस्तों? किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी, 2021 का क्वेश्चन। अगला है भाषा सम्मान व बाल साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा दिए जाते हैं, प्रदान करते हैं दोस्तों किसके द्वारा? तो साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा। ये 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा सम्मान व बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो साहित्य अकादमी द्वारा। अगला है खड़ग विलास प्रेस से संबंधित दोस्तों कहां से? तो पटना से। ये भी क्वेश्चन आपके 2021 का है, ठीक है। अगला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। अब देखिए क्वेश्चन बना था आपका यूपीएससी में कि हिंदी का प्रहरी किसको कहते हैं? हिंदी का प्रहरी किसको कहते हैं? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी को याद रखेंगे। और देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रकांता रचना के बारे में, देखिए क्वेश्चन क्या था कि किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी दोस्तों? तो कौन सा? चंद्रकांता, ठीक है। यूपीएससी 2021 के क्वेश्चन देखिए बहुत सी मेहनत लगती है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट करने में। एक एक पेपर को ढूंढना पड़ता है, एक एक पेपर को सेट करना पड़ता है, उसको टाइप करना पड़ता है, ठीक है। और ये सारे काम मैं अकेले करता हूँ, ठीक है। दोस्तों थोड़ी मेहनत लगती है। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है।
हमारा दोस्तों आपसे वादा है कि हम आपके लिए संपूर्ण हिंदी कंप्लीट कराने वाले और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप पीडी चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर बहुत कुछ आपको पहले से मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बार जाइए प्ले लिस्ट पे जरूर जाइएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट, इस पे जाकर के आप संपूर्ण हिंदी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए प्रीवियस ईयर पेपर भी, चाहे यूपी SSC वीडियो का हो या दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का, हमने प्रीवियस ईयर पेपर पहले से करा रखे हैं। और दोस्तों ये हमारी ई बुक, अगर आप इनको परचेस करना है परचेस कर सकते हैं, आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए आप इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।